हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। देखिएगा, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे विलियन वाले चैप्टर की, और विलियन वाले चैप्टर में मैंने जो अंतिम टॉपिक आपको पढ़ाया था वो था असामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म। असामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म। आज हम इस क्लास में असामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, समझेंगे, और एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिएगा, इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यदि किसी विलेय पदार्थ का विलायक में या विलयन में वियोजन या संगुणन होता है तो अणुसंख्यिकी गुणधर्मों के मान अपने सामान्य मानों से परिवर्तित हो जाते हैं। इन परिवर्तित हुए अणुसंख्यिकी गुणधर्मों को हम क्या कहते हैं? असामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि विलेय पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। विलेय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? देखिएगा, नंबर 1 वो विलेय पदार्थ जिनका ना तो वियोजन होता हो और ना ही क्या होता हो, संगुणन होता हो। तो नंबर 1 है ना वियोजन ना संगुणन, यानी ऐसे विलेय पदार्थ जिनका विलयन में ना तो वियोजन होता हो और ना ही क्या होता हो, संगुणन होता हो। दूसरे प्रकार के विलेय पदार्थ मैंने आपको वो बताए थे जिनका विलयन में क्या होता है, वियोजन होता है। क्या होता है? वियोजन। और तीसरे प्रकार के विलेय पदार्थ मैंने आपको बताए थे वे विलेय पदार्थ जिनका विलयन में क्या होता है, संगुणन होता है। क्या होता है? संगुणन। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि किसी विलेय पदार्थ का ना तो वियोजन होता है और ना ही क्या होता है, संगुणन, तो ऐसे विलेय पदार्थों के लिए 1/2 गुणांक I का जो मान होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, याद आया आपको? ना वियोजन ना संगुणन, ऐसे विलेय पदार्थ के लिए I का मान कितना होता है? 1 होता है। यदि किसी विलेय पदार्थ का विलायक में या विलयन में वियोजन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में I का जो मान होता है वो 1 से क्या होता है? ज्यादा। और यदि किसी विलेय पदार्थ का विलायक में या विलयन में संगुणन हो रहा है तो I का मान 1 से क्या होता है? कम होता है। फिर देखिएगा, यहाँ पर तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि ना वियोजन ना संगुणन I का मान हमेशा कितना होगा? 1 होगा। यदि वियोजन हो रहा है तो I का मान 1 से कितना होगा? ज्यादा होगा। अब 1 से ज्यादा कितना होगा वो एग्जैक्ट मान फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, I = 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। फिर मैंने आपको कहा था कि यदि अल्फा 100% हो तो I का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर। और यदि आपको अल्फा 100% नहीं दे रखा है तो अल्फा की वैल्यू आप प्रतिशत हटाकर के इस फॉर्मूले में क्या करोगे? पुट करोगे और I का मान फाइंड आउट करोगे। यदि विलेय का संगुणन हो रहा है तो I की जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी? कम होगी। और कितनी होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बताया था, I = 1 - अल्फा प्लस अल्फा n। ठीक है, और इफ अल्फा इज 100% देन I की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/n हो जाएगी, जहां पे n क्या है? संगुणित होने वाले अणुओं की संख्या, और यहाँ पर n क्या है? आयनों की संख्या। फिर देखिएगा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि ऐसे कौन कौन से विलेय पदार्थ हैं जिनका ना तो वियोजन होता है और ना ही क्या होता है? संगुणन। जैसे बेसिकली जो एग्जाम में ज्यादा काम में आते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी ये सेम ही फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो जब इस प्रकार के विलेय पदार्थ आपको दे रखे हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यूरिया, तो आपको क्या मानना है कि I का मान इनके लिए हमेशा कितना होगा? 1 होगा भैया। ठीक है, 1/2 गुणांक का मान कितना होगा? 1। यदि हम बात करें वियोजित होने वाले विलेयों की तो वो है जैसे आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड, AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, K4FeCN6 है।
पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो बताओ इनके लिए आई की वैल्यू कितनी 1, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी 2, इसके लिए कितनी 3, कितने आयन बनेंगे 3 बनेंगे। कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा तो कितने आयन बनेंगे 3 बनेंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड टूटेगा तो कितने आयन बनेंगे 4 बनेंगे। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड टूटेगा तो बताओ कितने आयन बनेंगे 5 बनेंगे। लेकिन कब, जब अल्फा कितना हो 100%। और अल्फा अगर 100% नहीं दे रखा है तो यू हैव टू फाइंड आउट the value of I by using the formula I is equal to 1 minus alpha plus n alpha, where is alpha is degree of dissociation। अगर संगुणन हो रहा है तो I का जो मान होगा वो मैंने आपको बताया 1 से कम होगा और फॉर्मूला ये होगा, चलेगा। एग्जांपल क्या है, एक तो है बेंजोइक एसिड और सॉल्वेंट होना चाहिए बेंजीन, और इसी प्रकार से एसिटिक एसिड CH3COH इन द सॉल्वेंट बेंजीन। ठीक है, तो बात कर ली हमने विलेय पदार्थों की। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक बार वापस से अणु सांख्यिकी गुणधर्मों के सूत्र और असामान्य अणु सांख्यिकी गुणधर्मों के सूत्र। तो मैंने देखिएगा आपको बताया था असामान्य अणु सांख्यिकी गुणधर्मों के फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे P0 माइनस PS बटा P0 इज इक्वल टू आई डॉट एक्स ए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यदि एक्स ए का मान मैं नियत मान लूं, एक्स ए का मान मैं क्या मान लूं नियत मान लूं, कांस्टेंट मान लूं, तो ये जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी आई पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समानुपाती होगा किसके आई के। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यदि आई का मान बढ़ेगा एक्स ए क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लो आपको 3-4 विलेय पदार्थ दे रखे हैं, उनके लिए सबके लिए आपको एक्स ए का मान क्या दे दिया कांस्टेंट दे दिया। तो आई का मान यदि बढ़ता है तो P0 माइनस PS बटा P0 यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा मतलब वाष्प दाब में कमी बढ़ेगी। तो आप सोचिएगा वाष्प दाब में यदि कमी बढ़ती है तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाता है कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। वाष्प दाब में यदि कमी बढ़ती जा रही है तो वाष्प दाब में क्या आएगी कमी आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया यूरिया, मैंने लिया NaCl, मैंने लिया MgCl2 और मैंने लिया AlCl3। यदि इन सबके लिए मैं मोल अंशों के मान नियत मान लूं, इन सबके लिए मोल अंशों के मान नियत मान लूं, तो बताइएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सबसे ज्यादा किसका होगा। तो बताओ यूरिया का आई कितना होगा 1, NaCl का आई कितना होगा 2। यू हैव गिवन नो इन्फॉर्मेशन वेदर अल्फा इज हाउ मच परसेंटेज, तो आपको कितना कंसीडर करना है 100%। तो बताओ आई कितना है 2 और यहाँ पे आई कितना होगा 3। क्यों होगा सर यहाँ पे आई 3, क्योंकि MgCl2 विल बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 आयंस, 1 मैग्नीशियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन। बताओ AlCl से कितने आयंस में ब्रेक होगा 4 आयंस में, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और आई की वैल्यू यदि बढ़ेगी, आई मीन्स वांट ऑफ गुणांक, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन मैंने कंसीडर कर रखा है कांस्टेंट है कि सबका समान है। तो बताइएगा आई का वैल्यू बढ़ रहा है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बढ़ेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसका ज्यादा होगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सबसे ज्यादा होगा AlCl3 का, और वाष्प दाब सबसे ज्यादा किसका होगा यूरिया का। वाष्प दाब सबसे ज्यादा किसका होगा यूरिया का। यूरिया का वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा और AlCl3 का वाष्प दाब सबसे कम होगा। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसका ज्यादा होगा AlCl3 का, और यूरिया का क्या होगा सबसे कम होगा। इसी प्रकार मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था क्वथनांक में उन्नयन का, और क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला था डेल्टा TB इज इक्वल टू आई डॉट KB डॉट स्मॉल m। देखिएगा KB एक कांस्टेंट होता है और मोललिटी को यदि मैं कांस्टेंट मान लूं तो बताइएगा डेल्टा TB किसके समानुपाती होगा I के समानुपाती होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि I का मान यदि बढ़ता है, 3-4 विलेय पदार्थ ले लिए जिनकी मैंने मोललता क्या मान ली, विलयन की मोललता क्या मान ली समान मान ली। तो अगर I का मान बढ़ता है, आई का मान बढ़ता है KB कांस्टेंट होता है, तो बताओ आई का मान बढ़ेगा, मोललता को मैंने क्या मान रखा है स्थिर मान रखा है, तो डेल्टा TB क्या होगा बढ़ेगा। क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, और क्वथनांक में उन्नयन खुद एक बढ़ने वाला शब्द है। तो क्वथनांक में अगर उन्नयन बढ़ता है तो बताओ क्वथनांक में भी क्या होगी वृद्धि होगी। क्वथनांक में क्या होगी वृद्धि। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m NaCl
और 0.1 m Na2SO4 के 3 विलयन आपको दिए गए और आपसे कहा गया बताइएगा किस विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ कोफिशिएंट विच इज आई। तो बताइएगा आई के मान पर डिपेंड करेगा। तो बताओ ग्लूकोज के लिए आई कितना होगा 1, NaCl के लिए आई कितना होगा 2 और Na2SO4 के लिए आई कितना होगा 3। क्यों? क्योंकि Na2SO4 कैसे ब्रेक होगा, Na2SO4 इज इक्वल टू Na प्लस 2Na प्लस सल्फेट आयन। तो बताओ कितने आयन बना रहे हैं 3। तो आई का मान बढ़ता जा रहा है। तो बताओ क्वथनांक में क्या होगी वृद्धि। तो आई का मान बढ़ने पर वाष्प दाब में तो कमी आती है और क्वथनांक में क्या होती है वृद्धि होती है। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा Na2SO4 का और उससे कम किसका होगा NaCl का और सबसे कम किसका होगा ग्लूकोज का होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको 4-5 विलेय पदार्थ दिए हुए रहेंगे और आपको कहा जाएगा बताइएगा किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो आप सबका आई का मान फाइंड आउट करेंगे और जिसका आई ज्यादा होगा उसका क्वथनांक क्या होगा ज्यादा होगा। चलेगा। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था हिमांक में अवनमन का डेल्टा TF इज इक्वल टू आई डॉट KF डॉट m। तो बताइएगा KF एक कांस्टेंट होता है, स्मॉल m को मैं अगर स्थिर मान लूं तो डेल्टा TF किसके समानुपाती होगा I के। इसका मतलब यदि I का मान बढ़ता है तो बताओ डेल्टा TF का मान क्या होगा बढ़ेगा, यानी हिमांक में अवनमन बढ़ेगा। हिमांक में अवनमन और अवनमन कमी वाला शब्द है। तो बताओ हिमांक में अगर अवनमन बढ़ रहा है तो बताओ हिमांक में क्या आएगी कमी आएगी। इसका मतलब यदि आई ज्यादा है तो हिमांक कम होगा और आई कम है तो हिमांक क्या होगा ज्यादा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और वाष्प दाब में बात की थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही वाला तरीका लागू आपको करना है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ 0.1 स्मॉल m यूरिया, 0.1 स्मॉल m NaCl, 0.1 m CaCl2, 0.1 स्मॉल m AlCl3, ये 4 विलेय पदार्थ का विलयन आपको दे दिया गया। तो विलयन आपको दे रखा है। मोलरता देखिएगा सबकी समान है, मोलरता समान है तो आई की जो वैल्यू होगी ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेल्टा TF। तो बताओ इसके लिए आई कितना आएगा 1, इसके लिए आई कितना आएगा 2, इसके लिए आई कितना आएगा 3, इसके लिए आई कितना आएगा 4। तो आई का मान यदि बढ़ेगा तो बताओ हिमांक में क्या आएगी कमी आएगी, यानी जिसका आई कम होगा उसका हिमांक, आई का मान बढ़ेगा तो बताओ हिमांक में क्या आएगी कमी, और आई अगर कम होगा तो हिमांक क्या होगा बढ़ेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जिसका आई कम है उसका हिमांक सबसे ज्यादा होगा, जिसका आई कम है उसका हिमांक सबसे ज्यादा होगा। तो बताइएगा हिमांक का क्रम क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा 1 यानी यूरिया, नंबर 2 यानी NaCl, फिर 3 और फिर 4। तो आपके समझ में आया होगा कि आई का मान यदि बढ़े, ध्यान रखिएगा आई का मान यदि बढ़ता है तो वाष्प दाब कम होता है और हिमांक भी क्या होता है कम होता है। और आई का मान यदि बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक क्या होगा बढ़ेगा। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया। 3 अणुसंख्यिकी गुणधर्मों के मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए कि एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आई बढ़ेगा, वाष्प दाब कम होगा और हिमांक कम होगा। जिन अणुसंख्यिकी गुणधर्मों के मान में अवनमन शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है अवनमन शब्द आता है, उनके जो मान हैं वो आई बढ़ने पर क्या होते हैं कम होते हैं और क्वथनांक क्या होगा बढ़ेगा। अब एक अणुसंख्यिकी गुणधर्म और बच गया, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बच गई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब, और उसका फॉर्मूला मैंने बताया था पाई इज इक्वल टू आई डॉट CRT। ठीक है। यदि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लूं, आर क्या होता है कांस्टेंट होता ही है क्योंकि गैस कांस्टेंट है, और कॉन्सेंट्रेशन को भी मैं क्या मान लूं कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मोलरिटी होती है, मोलरिटी को मैं क्या मान लूं कांस्टेंट मान लूं। तो बताओ पाई किसके समानुपाती होगा आई। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ आई बढ़ेगा तो बताओ पाई क्या होगा बढ़ेगा। तो आई का मान बढ़ने पर परासरण दाब का मान क्या होता है बढ़ता है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 0.1 m यूरिया, 0.1 m NaCl, 0.1 m CaCl2 और 0.1 m K4FeCN6। तो यहाँ पे आप देखिएगा जिसका I ज्यादा होगा उसका
उसका पाई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताओ यूरिया के लिए आई कितना होता है 1, क्योंकि ये ना तो वियोजन होता है इसका और ना इसका क्या होता है संगुणन। NaCl के लिए कितना होता है 2, CaCl2 के लिए कितना होता है 3 और K4FeCN6 के लिए कितना होता है 5। क्यों, क्योंकि ये जब ब्रेक होगा तो ये 5 आयंस बनाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसका आई ज्यादा होगा उसका पाई ज्यादा होगा। तो बताओ पाई सबसे ज्यादा किसका होगा, K4FeCN6 का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यूरिया का सबसे कम, उसके बाद में NaCl, उसके बाद में CaCl2 और उसके बाद में K4FeCN6। तो इस वीडियो में मैंने आपको असामान्य अणु सांख्यिकी गुणधर्मों पे आधारित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कुछ पार्ट मैंने आपको करवाया है। आपको समझ में आया होगा, वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, देखा होगा आपने तो समझ में आपको आया होगा। चलिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।